Assalamualaikum. Dear students, how are you? I welcome all of you to Learning Management System by Superior Group of Colleges. So today we are going to start chapter 2, and before that I will introduce myself because पहला चैप्टर सर ज़हीर ने आपको टीच किया है, सेकंड चैप्टर मैं आपको टीच करूँगा. So I would like to let you know something about me. So my name is Sayyid Rahil Muzawwir and I'm not a terrorist. I am a biochemist by profession and a biologist by profession. और मैं बायोलॉजी बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ. 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, जिसमें से 8 साल मेरी स्पेशलाइजेशन है एंटी टेस्ट टीचिंग की. इसी तरीके से चूँकि मैंने एमफिल किया हुआ है, रिसर्च डिग्री है, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था, तो मैंने 7 आर्टिकल्स लिखे हैं, रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल्स डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में. फिर एमफिल के बाद 2016 में मुझे एक स्कॉलरशिप मिला जर्मनी जाने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए. और इसके अलावा एफएससी से रिलेटेड मैंने 8 बुक्स अब तक लिखी हैं, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हैं, एक्टिविटी बुक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें. सो लेक्चर फर्स्ट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का. सो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखें, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है लाइफ के बारे में कि लाइफ क्या है. एटम से शुरू होती है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फिर उससे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उससे फिर सेल बनता है, सेल से सिस्टम और टिश्यू सब बनते हैं. सो लाइफ है ड्यू टू सेल. और जो लिविंग सेल है वो इन 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, जिसमें नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 है प्रोटीन्स, नंबर 3 न्यूक्लिक एसिड्स एंड नंबर 4 लिपिड्स. अगर इन 4 मॉलिक्यूल्स में से एक भी मॉलिक्यूल हटा दें सेल में से तो सेल सरवाइव नहीं कर सकता. तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये चैप्टर एंटी टेस्ट के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है. और जब इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो तब भी ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे. सो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम एक एक करके इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे. सो ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझने वाला और इंटरेस्टिंग है. तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आगे आपको परेशानी नहीं आएगी. सो क्योंकि लिविंग सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस के अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही आएगा. सो व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है. सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of chemical reactions and the chemical processes in living organisms. तो इसमें 2 चीज़ें याद करने वाली हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं. ज़ाहिर है अब आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, आपने पहले भी एफएस मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो 1 स्टेप में बहुत सारे रिएक्शंस चेन की फॉर्म में होते हैं, तो वो केमिकल प्रोसेसेस आ जाते हैं. सो ये बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इसको याद करें. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये एमसीक्यू भी आ जाता है. सो नाउ इम्पोर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की? सो पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि अगर आपको बायोकेमिस्ट्री पता है तो आप फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? चैप्टर 1 में आपने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में इसको स्टडी किया. फिजियोलॉजी का हम कहते हैं इफ़ यू आर स्टडिंग द फंक्शन ऑफ अ सेल, ऑफ अ टिश्यू, ऑफ अ ऑर्गेनेली और इवन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन. सो ये फिजियोलॉजी है. सो इसी तरह एनाटॉमी. एनाटॉमी क्या है कि अगर आप किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी टिश्यू के, तो आप एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं. अब फिजियोलॉजी में यानी कि जो फंक्शंस हो रहे हैं वो फंक्शंस ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहे हैं. तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये फंक्शंस हो रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं. तो ऑर्गेनेलीज की कॉम्पोजिशन जो है वो इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बेस पे है. तो इस वजह से अगर किसी को फिजियोलॉजी समझनी है, एनाटॉमी समझनी है, तो उसको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है. बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ये भी आपने चैप्टर 1 में इसको डिफरेंस को पढ़ा हुआ है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस के अंदर आ जाते हैं. सो पहला है बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड अ मैमेलियन सेल. यानी कि एक मैमल का सेल और एक बैक्टीरियल सेल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसका आपस में कंपैरिजन है. और ये सेल वेट, परसेंटेज सेल वेट है कि कौन सा मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल में
और मेमेलियन सेल में किस परसेंटेज के हिसाब से उसका वेट है। तो वाटर है जी, दोनों के लिए बराबर है 70% 70%। वाटर बहुत ज़रूरी चीज़ है। चैप्टर 3 में हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में भी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि देखें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स के लिए। अगर वाटर ना हो तो एंजाइम्स काम नहीं कर सकते। दोनों में 70% है, इस वैल्यू को हमने याद रखना है क्योंकि ये MCQs इससे रिलेटेड है। प्रोटीन्स, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बैक्टीरियल सेल में 15% है, मेमेलियन सेल में ये 18% है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में 3% है, मेमेलियन सेल में 4% है। लिपिड्स बैक्टीरियल सेल में 2% है बाय वेट और मेमेलियन सेल में 3% है बाय वेट। अच्छा, वाटर के अलावा ये जो 3 बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये बैक्टीरियल सेल में कम हैं और मेमेलियन सेल में ज़्यादा। DNA ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये बैक्टीरियल सेल में 1% है बाय वेट और मेमेलियन सेल में है 0.25%। RNA बैक्टीरियल सेल में 6% है और मेमेलियन सेल में 1.5% है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे एंजाइम्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो 2% हैं और इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह सोडियम पोटेशियम वगैरह वो 1% है। सो इस टेबल को ज़रूर याद रखें, इसमें से MCQs आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नो, अब ये जो हमने कंपैरिजन पढ़ा है ये किस लिए पढ़ा है, उसकी एक रीज़न है, वो रीज़न इस स्लाइड पे मेंशन है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, उनका सर्वाइवल किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो अपने इन्वायरमेंट से मटेरियल को इनटेक करें और फिर उस मटेरियल से लिविंग मैटर की सिंथेसिस करें। ठीक है जी। और फिर उससे फ़ायदा क्या होगा, बिकॉज जब तक लिविंग मैटर सिंथेसाइज नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सीजलेस एक्टिविटी। सीजलेस कहते हैं जो चीज़ रुके ना, थमे ना, यानी हर वक्त एवरी टाइम देयर आर रिएक्शंस दैट आर बीइंग कैरिड आउट इन अ सेल। सो लाइफ की जो डिपेंडेंस है वो किस पे है, वो इस मेटाबॉलिज्म पे है। और ये जो मेटाबॉलिज्म है ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इंशाल्लाह हम आगे अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मेटाबॉलिज्म कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है। सो नाउ वी विल डिफाइन मेटाबॉलिज्म। सो ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द सेल, इट इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि मोर देन 10,000 रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन अ सेल। सो ये मेटाबॉलिज्म है। अब इसमें सारे रिएक्शंस एक जैसे तो नहीं होते ज़ाहिर, तो इसलिए उसको फिर 2 बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। एक है जी एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म कम्स फ्रॉम एनाबोल। एनाबोल मीन्स एसेंट, और जो एनाबोल है वो 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, फ्रॉम एना, एना मीन्स अपवर्ड, और बैलिन जिसका मतलब है टू थ्रो, यानी ऊपर की तरफ किसी चीज़ को फेंकना। सो सेकेंड इसका जो ऑपोजिट है वो कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म comes from catabol. Catabols mean throwing down, and catabol also consists of 2 words. From cata, that means down, balling to mean to go through, यानी कि नीचे की तरफ किसी चीज़ को फेंकना, तो किसी चीज़ को नीचे फेंकना इसको बोलते हैं, यानी कि ये इसका ऑपोजिट है। सो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है दोनों के बारे में। जैसे एनाबॉलिज्म है, सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, के छोटे छोटे सब्सटेंस जो कि सिंपल हैं, जिनका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पढ़ने में आसान है, छोटे मॉलिक्यूल्स है, वेट कम है, वो कंबाइन करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। लेकिन जब ये आएगा तो आपने इसको पूरा डिफाइन करना है, सिर्फ इतना नहीं लिखना, आपने लिखना है टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर आप एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपने लिखना है टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म in which simpler substances are combined to form complex substances are known as anabolism. So similarly this also goes same with the catabolism. So what is catabolism? It is a type of metabolism in which breakdown of complex molecules into simpler ones. Now third इनका difference है कि ये कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म जो डिस्ट्रक्टिव फेज है इसमें चीज़ें ब्रेक होती हैं। एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर होती है, एटीपी जो हम पढ़ते हैं एनर्जी करेंसी, चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस चैप्टर में भी हम इंशाल्लाह उससे आगे पढ़ेंगे। तो एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए एनाबॉलिज्म में, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। कैटाबॉलिज्म में क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होता है। एनाबॉलिज्म में यूजुअली ऑक्सीजन का यूज़ की ज़रूरत
नहीं होती चीज़ें बगैर ऑक्सीजन के आपस में कंबाइन होते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। और कैटाबॉलिज्म में यूजुअली अक्सर ऑक्सीजन यूज़ होती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, फूड सिंथेसिस प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जिसको प्लांट्स के अंदर होता है, जिसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों सिंपलर सब्सटेंसेस और मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो कि इनके मुकाबले में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं फूड ब्रेक डाउन प्रोसेस। और सेलुलर रेस्पिरेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, फोटोसिंथेसिस भी चैप्टर 11 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है कि आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हो, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होने के बाद आपके हर एक लिविंग सेल में जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, वहाँ उसकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है और फिर वो फर्दर प्रोसीड होता है और ऑक्सीजन के जरिए उसको ब्रेक करके इससे मैक्सिमम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से। ये तो इंट्रोडक्शन था, पहला टॉपिक का इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो पहला टॉपिक जो फॉर्मली हम इसमें स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। क्योंकि देखें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन के बगैर कंप्लीट नहीं होते। चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। सो नाउ इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरे इसका फीचर क्या है कि ये लाइफ के स्केलेटन में इसकी सेंट्रल पोजीशन है। अगर कार्बन ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मुराद मेरी यहाँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं बन सकेगा, और अगर कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं होगा तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं है, टिश्यू नहीं है तो ऑब्वियसली ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं है तो सिस्टम नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो चांस फॉर लाइफ। सो जो कार्बन है ये डिफरेंट बॉन्ड्स बनाती है। कैसे बनाती है? ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल को वो कंप्लीट करते हैं जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जांपल, बड़ी सिंपल एग्जांपल बुक ने दी हुई है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 बना देते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करता है। और कार्बन में ये एबिलिटी है कि वो एट अ टाइम 4 एटम्स के साथ, 4 रेडिकल्स के साथ बॉन्ड बना सकती है, सिमेट्रिक अरेंजमेंट बना सकती है। वो जो 4 एटम्स के साथ एट अ टाइम वो जो बॉन्डिंग बना रही है, सिमेट्रिक अरेंजमेंट बना रही है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। और टेट्राहेड्रॉन का क्या फ़ायदा है जी? इट इज़ अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कि ये स्टेबल कंपाउंड है, ये बॉडी के अंदर ब्रेक, सेल्स के अंदर ब्रेक नहीं होता। अब इस टेट्राहेड्रॉन की स्टेबिलिटी का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि इससे कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ज़ाहिर है अगर ये स्टेबल होगा तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टेबल रहेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टेबल रहेंगे तो उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेलीज और सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब जो कार्बन है वो डिफरेंट कम्बिनेशन करके, म्यूचुअल कम्बिनेशन करके 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकती है, ठीक है, जिनमें अनब्रांच्ड होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, और ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं। और ये जो अनब्रांच चेन, रिंग स्ट्रक्चर या ब्रांच चेन, ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये अनब्रांच चेन है और एट अ टाइम कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, 3 हाइड्रोजन आइटम्स हैं और 1 कार्बन से, यानी कार्बन कार्बन आपस में भी बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से रिंग स्ट्रक्चर है, ये केमिस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि ये रिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर ये रिंग स्ट्रक्चर्स ना बने तो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का बनना मुश्किल है। इसी तरह ब्रांच स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बिकॉज देखिए एक मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है और अगर आप उसे अनब्रांच सेल के अंदर रखें, सेल का साइज़ बहुत कम होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हज़ारों की तादाद में होते हैं। अगर वो ब्रांच नहीं होंगे तो उनके लिए अंदर एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ब्रांचिंग की जाती है ताकि कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट किया जा सके। अब कार्बन के अलावा हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करती है, ऑक्सीजन से कंबाइन करती है, नाइट्रोजन से करती है, फास्फोरस से करती है और सल्फर से करती है। इसमें से 3 बॉन्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये आगे जाके हमने स्टडी करने हैं। पहला है जी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो उसका फ़ायदा क्या है? इट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ब्रेक होते हैं और इनके ब्रेक होने से सेल को एनर्जी मिलती है। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। दूसरा है जी CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन है
और इस बॉन्ड का क्या फ़ायदा है कि ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्टेबलाइज करता है। अगर ये बॉन्ड ना हो तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं हो सकते। तीसरा है जी CN बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको अमाइड लिंकेज बोलते हैं। और ये किस लिए ज़रूरी है? प्रोटीन्स बनाने के लिए ज़रूरी है, अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने के लिए ज़रूरी है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग ना हो सके, पेप्टाइड बॉन्ड ना बन सके, तो प्रोटीन्स का सिंथेसाइज होना पॉसिबल नहीं है। अब जो कार्बन है वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बनाती है, वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बनाती है। इनका डिफरेंस क्या है? अगर माइक्रो मॉलिक्यूल को हम चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा है कि अगर उसका वेट 10 किलो डाल्टन से कम हो तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल कंसिडर होता है। अगर उसका वेट 10 kg या 10 किलो डाल्टन से ज़्यादा हो तो वो लार्ज मॉलिक्यूल है। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या है कि मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स क्या होती हैं? सिंगल रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, बार बार जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या है कि ये पॉलीमर्स हैं। मोनो comes from one and mermin unit. Similarly, poly comes from many and mermin unit. Polymer means it contains many units. Monomer means it contains one unit. So तीसरा जी डिफरेंस ये एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, दे आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। जबकि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव एबिलिटीज टू स्टोर एनर्जीज, टू स्टोर मॉलिक्यूल्स, और ये सेल के स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये यूजुअली पानी में सॉल्युबल नहीं। एग्जांपल्स ग्लूकोज देखें, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। इधर एग्जांपल में फैट्स, प्रोटीन, सेलुलोज, RNA एंड DNA। अब देखें कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जांपल है यहाँ पे सेलुलोज। सेलुलोज का सिंगल रिपीटिंग यूनिट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हज़ारों की तादाद में कंबाइन करके क्या बना देगा? सेलुलोज। और ग्लूकोज आपको पता है कि वो एनर्जी यील्डिंग है। ज़ाहिर आजकल फास्टिंग हो रही है, रोज़े रख रहे हैं आप सब, तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, इसलिए हम कोई ना कोई अफ्तारी में ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो। इसी तरीके से फैटी एसिड्स मिलकर फैट्स बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर RNA और DNA बनाते हैं। तो इस तरीके से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं मिलकर वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये तो था हमारे आज के टॉपिक के हवाले से। अब क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं वो आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बैक्टीरियल सेल इज अबाउट। मैंने बोर्ड भी मेंशन कर दिया इसमें कि किस बोर्ड के अंदर आया, ठीक है जी। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन बैक्टीरियल सेल, आंसर ऑब्वियसली क्या है जी? 70% है। फिर 18% ऑफ द टोटल वेट ऑफ अ मैमेलियन सेल इज द वाटर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है। तो इसका ऑब्वियसली राइट ऑप्शन क्या है जी? प्रोटीन्स आपने पढ़ चुका है। तीसरा है जी कार्बन इज डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, मोनोवेलेंट, टेट्रावेलेंट। ये भी हमने पढ़ा कुछ स्लाइड्स पहले। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। फिर जी शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ बैक्टीरियल सेल। सो डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर आप देखें जो हम पढ़ चुके हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज बायोकेमिस्ट्री। आप इसकी इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, हेडिंग देगी अगर लिखना चाहें, मेरे ख्याल में लिख दें कि इंपॉर्टेंस क्या है कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को समझने के लिए ज़रूरी है। अब उन्होंने पूछा था कि बैक्टीरियल सेल में क्या परसेंटेज है वाटर की, तो आंसर क्या है जी? 70%। आप लिख दें। फिर दूसरा उसी तरह के मिलता जुलता क्वेश्चन, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो वो सर जस्ट आप डेफिनेशन लिखें और इंपॉर्टेंस लिखते हैं। फिर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है व्हाट आर एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और दूसरा हो सकता है वो इस तरह से दे सकते हैं क्वेश्चन, डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड नेम इट्स 2 प्रोसेसेस। तो अगर तो आज डिफरेंशिएशन में तो कोशिश करें कि आप इस तरह कॉलम के अंदर लिखेंगे डिफरेंशिएशन में, लेकिन अगर वो सिंपल कह देता है कि डिफाइन करें या आप सिर्फ एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस को लिखें, तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं दूसरे तरीके से, यानी कि आप पहले एनाबॉलिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर दें और फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर दें। तो आज के जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इसमें से एक क्वेश्चन में, यानी हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे मैं उनमें से एक क्वेश्चन आपको दिया करूँगा जिस पे आपने सोचना होगा और उसका आंसर तलाश करना होगा। इसलिए कहा जाता है ऑल गुड थिंग्स फॉर दोज हु थिंक। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ज़ाहिर है जब मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी तो आप लोगों के जहन में आया होगा कि सर ने ये बात एक्सप्लेन नहीं की। वो बात मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं की कि मैंने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया। वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ DNA इज़ लेस इन अ मैमेलियन सेल देन इन अ बैक्टीरियल सेल। ये चीज़ जो है आपने सर्च करनी है, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लिखें इंटरनेट से सर्च करके, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग होना ज़रूरी है।
हर चीज़ टीचर ने नहीं बतानी होती, कुछ चीज़ें आपने भी खुद से भी करनी। तो अगर जो भी आप आंसर लिखेंगे अगर तो उसको लाइक किया जाएगा तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है, अगर आपने ठीक नहीं लिखा तो उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आप अटेम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लिविंग सेल क्या है, आपने आंसर करना है। CO बॉन्ड इज प्रेजेंट अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनमें से किसमें मौजूद है। अ मॉलिक्यूल दैट इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल, ये भी आपने पढ़ा हुआ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनाबॉलिज्म, ये रिलीज करता है एनर्जी, ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, फूड सिंथेसिस प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। वो गौर से पढ़ना है, इसमें नॉट लिखा हुआ है कि क्या चीज़ एनाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है। आप इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, यानी 1 के आगे आप ABC जो भी आंसर है ठीक लिखें, 2 के आगे जो ऑप्शन बनता है वो लिख दें, 3 के आगे जो ऑप्शन बनता है वो लिख दें। तो उसमें अगेन फिर यही होगा कि जिस आंसर को लाइक किया जाएगा इसका मतलब ये आंसर ठीक है, अगर गलत होगा तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप कि आई हैव मेड यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक्स, और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ जो कि कार्बोहाइड्रेट और वाटर के बारे में है उससे हम स्टार्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।